नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक जो है कि आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एनसीईआरटी बुक का वन लाइनर एवं जो उसकी मुख्य बातें हैं उसको लेके आता हूं। अगर आप भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में वर्ग 10 का विज्ञान का अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के सभी मुख्य बिंदु को तथा इसके वन लाइनर को हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का अध्याय 9 का आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें सबसे पहले अनुवांशिकी किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी है क्या चीज? अनुवांशिकता वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना है। दूसरा है कि विविधता यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की व्यवस्था है। आनुवंशिकता क्या है कि विविधता यह जनक यानी माता पिता एवं संतति पुत्र पुत्री के लक्षणों की असमानता की व्यवस्था है। अब इसमें दो चीज है, एक है शारीरिक कोशिका भिन्नता और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता। विभिन्नता दो तरह से हो सकता है, एक शारीरिक रूप से हो सकता है और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता हो सकता है, जो जेनेटिक वेरिएशन है वो हो सकता है। तो आइए शारीरिक कोशिका विभिन्नता में देखते हैं। यह शारीरिक कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। दूसरा है जैव विकास में सहायक नहीं। यह क्या है? जैव विकास में सहायक नहीं है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। अब जनन कोशिका विभिन्नता में देखते हैं। यह जनन कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होता है और इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। यानी जो लक्षण माता पिता से संतति यानी पिता पुत्र में आता है वह आनुवांशिक गुण कहलाता है। और शारीरिक विभिन्नता का मतलब है किसी का नाक, आँख, कान ये सब एक समान नहीं होगा। उदाहरण, कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, ये अलग बातें हैं। उदाहरण इसमें है मानव के बालों का रंग, मानव की शरीर की लंबाई अलग अलग होती है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नता कैसे होगा? जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे जंतु अलैंगिक जनन में हो या लैंगिक जनन में हो। अलैंगिक जनन में है कि विभिन्नताएं कम होगी, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होगी। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन में है विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगा। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा होगा। आइए विभिन्नता के लाभ को देखते हैं। विभिन्नता का क्या लाभ है? प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जो उष्णता यानी ताप को जो सहन करता है वह गर्मी वाले क्षेत्र में ज़्यादातर अनुकूलित रह सकता है। दूसरा है पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। और है स्वतंत्र यानी फ्री ईयर लेवल एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। अब इसमें क्या है? आनुवांशिकता में मेंडल का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम लोग देखते हैं मेंडल के योगदान को। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए और जो है मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थल रूप से
दिखाई देता है। परीक्षा में लगभग पूछा जाता है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो ये पौधे जो है ये 7 तरह के थे। बीज का आकार गोल था, किसी में झुर्रीदार था। दूसरा, बीज का रंग जो है कि पीला था और हरा था। फूल का रंग बैंगनी और सफेद था। फली का आकार फूली हुई थी और सिकुड़ी हुई थी। 2 तरह के फल थे। और तीसरा है, फली का रंग हरा था और पीला था। पुष्प की स्थिति अक्षीय थी और अंश थी, और पुष्प की स्थिति लंबी थी और बौनी थी। तो ये 7 प्रकार के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषकों के 7 जोड़े लिए और इस पर उसने अपना विचार दिया। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्प लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागन भी कराया जा सकता है। चौथा, एक ही पीढ़ी के अनेक बीज बनाता है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यास विशेषज्ञ हैं। क्रमशः क्रमांक 1 में है तने की लंबाई लंबा या बौना होगा। दूसरा, फूल का रंग बैंगनी या सफेद होगा। तीसरा, फूल की स्थिति अक्षीय या सत्य होगी। चौथा, फली का आकार फूला या सिकुड़ा होगा। पांचवा, फली का रंग हरा या पीला होगा। छठा, बीज का आकार गोल या मुरझाया होगा। सातवां, बीज का रंग पीला या हरा होगा। आइए एकल संकरण में देखते हैं मोनो हाइब्रिड। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण, लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया। यह है लंबा पौधा, यानी इसको हम लोग टीटी से डिनोट करते हैं, और छोटा पौधा बौना पौधा को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो क्या देखा गया कि सभी पौधे, कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब सभी पौधे लंबे, ये लंबे पौधे, और स्मॉल डबल टी का मतलब हो जाएगा बौना पौधा। आइए अवलोकन में देखा गया कि प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। दूसरा में देखा गया F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे थे और वे 1/4 पौधे बौने थे। जीनोटाइप में F2 में 3:1 यानी 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे के अनुपात में देखा गया। जीनोटाइप में देखा गया 1:2:1 में देखा गया, यानी टीटी का मतलब हो गया सबसे अधिक लंबा पौधा, दूसरा लंबा पौधा और एक बौना पौधा का संयोजन, यानी 1:2:1 में प्राप्त होता है। निष्कर्ष क्या निकाला गया? इसका निष्कर्ष निकाला गया कि 1 नंबर में निष्कर्ष निकला, टीटी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं। दोनों क्या है? लंबे पौधे हैं। ये दोनों लंबे पौधे हैं। और दूसरी है कि टी की एक प्रति पौधों को लंबे बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां यानी टीटी होनी चाहिए। तीसरा है, टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। दूसरा है द्विसंकरण, द्विविकल्पीय संकरण, हाइब्रिड क्रॉस, जिसका उपयोग हम लोग आज खेती के रूप में मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया गया। तो जनक पीढ़ी में देखा गया गोल पीला और झुर्रीदार हरा। तो इसमें आ गया युग्मक में RY और स्मॉल RY।
गोले पीले। आइए इसको समझते हैं। ये युग्मक है और ये भी युग्मक है। ये आर वाई, कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई और कैपिटल आर वाई। ये डबल आर, कैपिटल डबल आर और कैपिटल डबल वाई में पीला फल निकला और स्मॉल डबल आर और कैपिटल डबल वाई में हरा फल निकला। कहने का अर्थ है फिनोटाइप अनुपात में गोल पीले के 9 पौधे निकले, गोल हरे के कितने पौधे निकले? 3 पौधे निकले और झुर्रीदार पीले के 3 पौधे, झुर्रीदार हरे के 1 पौधे निकले। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनके जनक 2 जोड़े विपरीत विशेषज्ञों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति है। आइए निष्कर्ष को देखते हैं F2 में। गोल पीले बीज 9, गोल हरे बीज 3, झुर्रीदार पीले बीज 3, झुर्रीदार हरे बीज 1। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है। लक्षण आपको किस प्रकार व्यक्त करते हैं? कोशिका के डीएनए, जीन डीएनए की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है? जीन जीन डीएनए की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और इससे क्या होगा? सूचना स्रोत प्राप्त होगा। अब प्रोटीन का संश्लेषण भी होगा। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम और हार्मोन को। जीन टी प्रभावी लक्षण है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, लंबे पौधे। और जीन स्मॉल टी का मतलब एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, बौने पौधे में। ये लिंग निर्धारण कैसे होता है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक। कुछ प्राणियों के लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा। घोंघा क्या करता है? ताप पर निर्भर करता है कि उसका लिंग का निर्धारण कैसा होगा। कुछ प्राणियों जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, यानी XX मादा जीन हुआ और XY नर में होता है। मानव में लिंग निर्धारण होगा नर में XY और मादा में XX। नर में X और Y दोनों और मादा में XX। अगर X और X मिल गया तो ये मादा होगा, X और X मिल गया तो ये भी मादा होगा, Y और X मिल गया तो ये नर होगा और Y और ये X मिल गया तो ये भी नर होगा। आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़के हों अथवा लड़की, अपनी माता पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत हुआ वह लड़की एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशागत हुआ वह लड़का होगा। यानी पिता पर डिपेंड करता है कि पिता से उसे कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हो रहा है। अगर X गुणसूत्र प्राप्त होगा तो लड़की होगा और Y गुणसूत्र अगर प्राप्त होता है तो निश्चित लड़का होगा। और माता से सिर्फ X गुणसूत्र ही बच्चे को प्राप्त होता है। आइए जैव विकास को देखते हैं। जैव विकास क्या है? जैव विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिससे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ, जिससे नए जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे लाल भृंगों का समूह जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन हो गया, सभी भृंग लाल, केवल एक भृंग हरा था। जनन किया, संतति भृंग में
तो कौवों द्वारा लाल भृंग का लक्षण, भृंगों की संख्या में कमी हो गई, जनन किया, संतति भृंग हरा हो गया। हरे भृंगों का झाड़ियों से मेल, कौवों द्वारा लक्षण में कमी, भक्षण में कमी, हरे भृंग की संख्या में बढ़ोतरी हो गई और अधिकतर प्रकृति में हरा भृंग पाया जाने लगा। निष्कर्ष क्या निकला? हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कौवा द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समावृष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समावृष्टि पर्यावरण में अच्छी तरह से रह सकता है। कहने का अर्थ है कि लाल भृंग थी और हरे भृंग थे। हरे भृंग की संख्या कम थी, तो क्या हुआ कि लाल भृंग जो है वह कौवों के द्वारा ज़्यादा खा लिया गया और हरा भृंग जो है झाड़ियों में, हरी झाड़ियों में छिप गया, जिससे हरे भृंग की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई और लाल भृंग की संख्या घट गई। तो ये जैव विकास के द्वारा हुआ। अब स्थिति 2 ये हो सकता है, लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा। रंग में परिवर्तन, सभी भृंग लाल, केवल एक नीला। जनन क्या, लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। एक नीला भृंग जनन, नीले भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब क्या हुआ, कौवे लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं। भृंगों की संख्या में कमी आ जाती है, लाल भृंग नीले से अधिक हो जाता है। अचानक हाथी आता है, भृंगों से झाड़ी को रौंद देता है। संजोग से नीले भृंग बच जाते हैं। संजोग से क्या होता है, नीले भृंग इस बार बच जाते हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है कि लाल रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह संजोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समावृष्टि बच गई, जिससे समावृष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समावृष्टि में दुर्घटना किसी जीन की आकृति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उसका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो। तीसरा स्थिति ये हो सकता है, लाल भृंगों का समूह है, भृंग के आवास झाड़ियों पादप में रोग लग जाता है। भृंगों के औसत भार में अल्प पोषित की वजह से कमी आ जाती है। भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट होता है। पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। भृंगों की संख्या तथा भार में फिर से वृद्धि हो जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है, भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। अब है कि उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या है, अनुवांशिक लक्षण क्या है? उपार्जित लक्षण ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं और अनुवांशिक लक्षण ये लक्षण जीवों में वंशागत प्राप्त होता है, यानी माता पिता से प्राप्त होता है। दूसरा है, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वहाँ अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित होते रहते हैं। और इसमें क्या है, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तीसरा, जैव विकास में सहायक नहीं होते और ये जैव विकास में अनुवांशिक लक्षण क्या, जैव विकास में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं जाति का उद्भव किस प्रकार होता है। तो जीन प्रभाव, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीन प्रभाव। उन दो समाविष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती, किंतु आंशिक रूप से अलग होते हैं। उपसमावृष्टि X1 में देखेंगे, उपसमावृष्टि X2 में जनन करने के बाद जीन प्रभाव होगा, स्थानीय समावृष्टि में विभिन्नता आएगी। दूसरा, अनुवांशिक विचलन, किसी एक समावृष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। दूसरा, प्राकृतिक चुनाव, वह प्रक्रम जिससे प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। चौथा, भौगोलिक पृथक्करण, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इससे दो उपसमावृष्टि के मध्य अंतर जनन नहीं हो पाता। आगे देखते हैं अनुवांशिक विचलन क्या है। समावृष्टि Z है, उपसमावृष्टि Z1 और Z2। भौगोलिक रूप से विलग नदी, पहाड़ इत्यादि उत्तरोत्तर पीढ़ियां, विभिन्न परिवर्तनों का संग्रह उपसमावृष्टि Z1 और उपसमावृष्टि Z2 है। अनुवांशिक विचलन होता है
आनुवांशिक विचलन होता है और प्राकृतिक विचलन होता है। उपसमावृष्टि Z1 और उपसमावृष्टि Z2 अंतर्जनन में असमर्थ है। नई स्पेसीज 1 और नई स्पेसीज 2 आनुवांशिक विचलन का कारण होता है। 1 नंबर में यदि DNA में परिवर्तन पर्याप्त होता है। 2 नंबर में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। आइए आगे देखते हैं विकासीय संबंध योजना। समजात अभिलक्षण। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। आगे देखते हैं समरूप अभिलक्षण क्या है। समरूप अभिलक्षण वह अभिलक्षण जिसकी संरचना एवं संघटकों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य समान होता है। उदाहरण पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ का अग्रपाद। पक्षी में जो पैर होते हैं वे जैव विकास का ही परिणाम है। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तीसरा है जीवाश्म। जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीव के जो परिरक्षित अवशेष होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो सैकड़ों साल बाद वह जीवाश्म के रूप में उभर कर सामने आता है। उदाहरण में है आमोनाइट जीवाश्म अकशेरुकी है। टाइलोबाइट जीवाश्म अकशेरुकी है। नाइटिया जीवाश्म मछली का है। राजोसोरस जीवाश्म डायनासोर कपाल का है। जीवाश्म कितने पुराने हैं ये कैसे पता चलेगा? खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। दूसरा है फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, जिसे हम लोग कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। विकास एवं वर्गीकरण क्या है? विकास और वर्गीकरण क्या है? विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उसका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। तीसरा है जितनी अधिक समानताएं हो उसमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। चौथा है जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। अगर एक विभिन्न प्रकार के जीवों में समानताएं पाई जा रही है तो हम उन्हें एक समूह में रख सकते हैं। विकास के चरण। विकास के कई चरण हो सकते हैं। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। योग्यता को लाभ। आँख का विकास। जटिल अंगों का विकास DNA में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव में द्विनेत्री आँख होती है, यानी मानव में 2 आँख होता है। अवगुणता का लाभ। पंखों का विकास। पंख यानी पर ठंडे मौसम में उष्मरोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। उदाहरण डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में असमर्थ थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। अब है कृत्रिम चयन। बहुत से अधिक भिन्न दिखने वाली संरचना एक समान परिलक्षण को विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य क्या था? जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित हुई। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। पहले क्या था? जंगली गोभी था, फिर 2 प्रकार के गोभी उपजाए जाने लगे, एक गांठ गोभी और केल गोभी, यानी केल केवल चौड़ी पत्ती वाली होते थे। फिर इसी से जो है कि
फूल गोभी का विकास हुआ, और फिर ब्रोकली का भी नया ब्रोकली का विकास हुआ है। और तीसरा है पत्तियों के बीच की दूरी वाली, कम दूरी वाली गोभी। जंगली गोभी के विकास से इस प्रकार जंगली गोभी से ये दोनों पहले मिला, अब फिर ब्रोकली, फूल गोभी और ये गोभी प्राप्त। आइए आगे देखते हैं। आणविक जातिवृत्ति, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा है दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? पहले फिलीपींस में, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए। विलग मतलब अलग हो गए। कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। आनुवंशिकी का परिभाषा। जीन मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर कहा। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। दूसरा युग्म विकल्पी अलील। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्म विकल्पों अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। तीसरा है विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस। वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। चौथा है समयुग्मजी होमोजाइगस। वे जीव जिसमें समान विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे डबल कैपिटल टी हो गया और डबल स्मॉल टी हो गया। पांचवा है प्रभाविता, डोमिनेंस। वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। छठा अप्रभावी, रेसिसिव। यह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता। सातवां है जीन प्रारूप, जोनोटाइप। जीन का जीन वे आधार पर प्रारूप, जैसे टीटी और स्मॉल टीटी हो गया। आठवां है दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप। जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे। नम्मा है सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास। उदाहरण भृंगों के शरीर के रंग में परिवर्तन। 10वां है स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है। 11वां है गुणसूत्र, धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है। 12वां है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या गुणसूत्र में उपस्थित होता है। इस तरह हम लोगों ने आज देखा वर्ग 10 का अध्याय 9 का आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज में अगले वीडियो में मैं विज्ञान का 10वां चैप्टर लेके आऊँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।